नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांगी। हम यहां पर हाजिर हैं 4 मई के दिन इतनी सुबह सुबह आपको उन तमाम नतीजों से रूबरू करवाने के लिए जो कुछ ही देर में आने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिसके नतीजे आज घोषित होंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी, ये 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, क्या कहते हैं रुझान, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे पूरे दिन भर जो आज मैराथन लाइव आप देखेंगे, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो 8 बजे से शुरू होगी पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 5 राज्यों के आज चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या डीएमके फिर से तमिलनाडु में सरकार बनाएगी? क्या हिमंता इस बार बीजेपी का हैट्रिक लगवा पाएंगे असम में? या फिर सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में क्या कमल इस बार खिल पाएगा? ये देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर पीएम मोदी और अमित शाह ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे। बहुत सारी रैलियां हुई, बहुत कुछ हमने देखा, कैसा मतलब काम हुआ, ऑन ग्राउंड रैलीज हुई, कैसी कैसी डिबेट्स हुई, कैसी बहस हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और हीटेड डिबेट हुआ था बंगाल के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल भी उसी को लेकर है, लेकिन अभी चुनाव के नतीजे आने में वक्त है, रुझान आने में वक्त है, इसलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वोटिंग की काउंटिंग कैसे होती है, वोट जो हमने डाले उनकी काउंटिंग कैसे होती है। शुरुआत पोस्टल बैलेट से होती है। हाँ, पोस्टल बैलेट जो है सबसे पहले खुलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोसेस होता है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट खुलेंगे जिसकी काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जितनी भी ईवीएम मशीन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम वो होते हैं जहां मतदान के बाद तमाम ईवीएम्स को रखा जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग रूम तब खुलते हैं जब ऑब्जर्वर जो है इलेक्शन कमीशन के, इनके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो मौजूद होते हैं, एजेंट्स तमाम पार्टियों के मौजूद होते हैं, उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोला जाता है और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होती है। फिर स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें जो हैं वो जहां पर वोटों की गिनती होती है उस काउंटर तक लाई जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं। और पोस्टल बैलेट क्या होते हैं? दरअसल शिवांगी, पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो लोग उस दिन मतदान नहीं कर पाते या ड्यूटीज़ में होते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो मतपत्र के ज़रिए अपना वोट देते हैं और सबसे पहले उन्हीं वोटों की गिनती की जाती है। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिन पहले, और इनफैक्ट आज भी हमने देखा ममता बनर्जी तो कल से वहीं जमी हुई वहीं बैठी हुई हैं। उनको डर है कि कहीं ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो रही हो। उन्होंने एलिगेशंस तो लगाए हैं, लेकिन खैर रिजल्ट के बाद देखते हैं वो उनका स्टेटमेंट क्या आता है। आज भी देखा हमने कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर अच्छी खासी पहरेदारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो बंगाल में हमने देखा कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान तैनात थे भारी मात्रा में, ये देखने के लिए कि कोई गुंडागर्दी ना हो, लोग बाहर निकलकर आराम से वोट देने आ सके। तो इस बार हमने देखा कि कैसे एक सेफ और सिक्योर तरीके से वोट दिलवाए गए बंगाल में, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। एक अहम कह सकते हैं कि प्रोसेस था उसका, जो ईसी ने ध्यान रखा कि पूरी सेफ्टी मिले सबको और लोग बाहर निकलकर आराम से वोट देने आ सके। और अगर आप बंगाल की बात कर ही रही हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी। पिछले कई इलेक्शंस हमने वेस्ट बंगाल के देखे हैं। ये एक ऐसा इलेक्शन रहा जिसमें किसी मौत की खबर मुझे सुनाई नहीं दी कि किसी हिंसा में किसी की मौत हुई हो। और शायद बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जितनी कड़ाई इस बार बढ़ती गई, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हाँ। इस बार चुनावों का जो प्रोसेस चला है पूरा, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो थीं वो वहाँ पर तैनात थी। लाखों सैनिक जो हैं, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर तैनात थे। और ये बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है कि वहाँ पर जो चुनाव हैं शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण इसलिए कह रहे हैं हम, छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन कोई बड़ी हिंसात्मक घटना देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट लोगों का बाइक पर निकलना भी मना कर दिया था इसी ने, तो काफ़ी लोग नाराज़ थे। इनफैक्ट महुआ मोइत्रा को हमने देखा कि वो टोटो करके आई थी वोट डालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रोटेस्ट वोट कर रहे हैं क्योंकि बाइक पर आने से मना कर दिया गया है। तो देखा जाए तो काफ़ी सख्ती रखी गई इसको लेकर, ताकि लोग बाहर निकल सके, वोट देने आए। और जब बंगाल की बात हो रही है तो मैम थोड़े उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। कौन है, कहाँ से मुख्य उम्मीदवार, कौन कौन से बड़े चेहरे इस बार कहाँ से लड़ रहे हैं? ममता बनर्जी,
सबसे भवानीपुर। इम्पोर्टेंट भवानीपुर से लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ रहे हैं। निश्चित प्रामाणिक माथाभांगा बीजेपी से, और दिलीप घोष जो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, माना जा रहा है कि अगर बीजेपी वहां जीतती है और सीएम पद की रेस होती है तो उसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ जो बड़ा चेहरा शामिल है बीजेपी की तरफ से वो दिलीप घोष का है। वो खड़गपुर सदर से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। अगर फीमेल्स की बात करें तो बीजेपी में जो फीमेल सीएम पद के कैंडिडेट बताए जा सकते हैं, दो बड़े स्ट्रॉन्ग नाम हैं इसमें। एक है अग्निमित्रा पॉल जो कि आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बहुत चर्चित नाम है रूपा गांगुली का। जी, तो काफ़ी सारे हमने मेन कैंडिडेट्स तो देख ही लिए हैं इस वक्त। अब देखना ही होगा कि कैसे कैसे रुझान जैसे निकलते हैं तो किस तरफ लोग मुड़े हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो साफ बीजेपी को एक एज दे ही दी थी। 148 का जो मेजॉरिटी होता है एग्जिट पोल्स में, तो 150 के ऊपर ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने बताया था कि मेजॉरिटी स्वीप इस बार बीजेपी को बंगाल में मिल सकती है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये थोड़ा देखना होगा। वही एग्जिट पोल आने में थोड़ा सा वक्त है। एग्जिट पोल के नतीजे कितने एग्जिट पोल में बदलते हैं वो तो देखना होगा। ये तो हमने बात की है वेस्ट बंगाल की। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु की जो राजनीति हमेशा दो ध्रुवीय हमें देखने को मिली है। एनडीए के साथ एआईएडीएमके का जो गठबंधन है और उसके साथ डीएमके और उसकी तमाम सहयोगी पार्टियां, ये दो ध्रुवीय राजनीति हमेशा तमिलनाडु में होती आई है। लेकिन इस बार विजय ने टीवी के बनाकर इस पूरी पॉलिटिक्स को और खासतौर पर इस पूरे चुनाव को बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है। तीसरा एंगल जोड़ दिया है। पहले डुओपोली चलती थी दो पार्टीज के बीच में, लेकिन अब उन्होंने ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट कर दिया है। तो अब डीएमके है, एआईएडीएमके है और टीवीके है। इस बार मुझे लगता है कि तमिलनाडु में कैडर वर्सेस स्टारडम का एक वो होने वाला है, कॉन्टेस्ट है, क्योंकि कैडर डीएमके और एआईएडीएमके का बहुत स्ट्रांग है, बहुत अंदर तक उनका नेटवर्क जाता है। लेकिन वही टीवीके नई पार्टी है। लोग दोनों तरह का एनालिसिस कर रहे हैं कि एमजीआर जैसी जो वेव चली थी, एनटीआर जैसे शायद विजय वैसा कर दे, लेकिन अगर वैसा नहीं हो पाया क्योंकि वो उनके लिए नई पार्टी है, सब कुछ उन्होंने नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरी तरफ कमल हसन की तरह भी हो सकता है कि नई पार्टी आई, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। हालांकि एग्जिट पोल्स में उन्हें अच्छा खासा वोट शेयर दिया गया है। वोट शेयर की बात करें तो 15 से 20% वोट शेयर प्रोजेक्ट किया गया है फॉर विजय टीवी के इन तमिलनाडु। इनफैक्ट यूथ का वोट शेयर कह रहे हैं कि यूथ जो है वो उनकी तरफ काफ़ी वो झुके हुए हैं। यूथ का उनकी तरफ झुकना बहुत लाजमी सा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि विजय यंग हैं, उन्होंने पूरा फोकस यूथ पर किया हुआ है और अप्रिशिएट जो विजय को करते हैं या उनकी जो बातें आप देखिए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में भी जो बातें कही वो यूथ को बहुत ही फोकस में रख के किया और पूरा टारगेट उन्होंने यूथ को किया है। अब वो यूथ जो उनकी रैलियों में भीड़ बनकर आ रहा है वो कितना वोट में बदल पाता है वो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि विजय ने अपने तमाम लोगों को जैसे ही जीते वो अपने दफ्तर में इकट्ठा होकर किसी रिसोर्ट में ले जाने की बात कही है। अच्छा। ताकि कोई रिसोर्ट पॉलिटिक्स ना हो पाए। लेकिन ये सारी सिर्फ ऊपरी तौर पर खबरें हैं, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो विजय की पार्टी टीवी के क्या इस बार तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी या किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी, ये भी कुछ देर बाद हमें पता चल जाएगा। क्या द्रविड़ राजनीति का अंत होगा, क्या स्टालिन जो है वो अपने आखिरी दौर में है, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु की राजनीति भी। और क्या एआईएडीएमके जिस तरीके से एग्जिट पोल में भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, उन्हें 234 में से तकरीबन 150 से पौने 200 वोट्स तक कुछ एजेंसीज ने दिया है। तो ये सीट्स, माफ़ कीजिएगा, तो क्या ये सीट्स जो हैं वाकई रियलिटी में बदलेंगी, इतनी सीटें मिलेंगी और कम से कम क्या वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा छू पाएगी एग्जिट पोल के हिसाब से जो वहाँ सरकार बना रही है एआईएडीएमके और उन एनडीए का जो गठबंधन है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब असम की बात करते हैं। असम में तो एक ही नाम है फिलहाल जो गूंज रहा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा। अब अगर देखा जाए तो उनकी तो एक तरह से लहर चल ही रही है। लोग एग्जिट पोल में भी अनुमान लगाया गया था कि शायद ज़्यादा मतलब असम एक ऐसा स्टेट है शिवांगी जहां पर सब मान रहे हैं कि फिर से
सत्ता में आना बिल्कुल तय है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा, कोई 3-5 की स्थिति नहीं दिख रही, कोई त्रिशंकु की स्थिति। सारी एजेंसीज जो है ना वो यही कह रही हैं कि वहाँ पर एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हैट्रिक मार जाएगी असम में, और अगर ऐसा होता है तो हम कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को अनक्राउंड किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये तो कह ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बीजेपी का रास्ता खोल दिया है। तो अनक्राउंड किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमंता बन जाएंगे और साथ ही एक नेशनल प्रोटोटाइप भी बन जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ असम ही नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल पे एक ऐसे लीडर बन गए। आप सोचिए, असम के इलेक्शंस जैसे ही खत्म हुए उसके बाद सीधा वो बंगाल पहुंच गए और बंगाल में जाकर भी उन्होंने भारी नारेबाजी की। उन्होंने साफ तौर पर दीदी को न्योता दे दिया कि आइए असम, आपको मटन चिकन मछली सब खिलाएंगे। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, जैसा कि मैंने कहा नेशनल प्रोटोटाइप एक तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी होगी और इसी के साथ कहीं ना कहीं वो दिल्ली भी पहुंच सकते हैं, दिल्ली का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप जिस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से वेस्ट बंगाल के हाई प्रोफाइल सीट्स और कैंडिडेट्स की बात बताई है, असम के बारे में भी कुछ वैसी ही जानकारी हमारे दर्शकों को दे। बिल्कुल, सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा, इनकी तो हम बात कर ही रहे हैं, ये जलुकबाड़ी से लड़ रहे हैं। उसके बाद है गौरव गोगोई, जोरहाट से लड़ रहे हैं। गौरव गोगोई सबसे बड़े इस वक्त ऑपोजिशन में उनके अगेंस्ट खड़े हैं। कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर बहुत काम किया है गौरव गोगोई ने, लेकिन अब क्या वो वोट्स में बदलेगा या नहीं बदलेगा ये देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने वैसा ही अंदेशा लगाया कि बीजेपी जीतेगी। फिर आते हैं अखिल गोगोई शिवसागर, उसके बाद है देवव्रत सैक्रिया नाजीरा से, प्रद्युत बोरदोलोई दिसपुर से, रिपुन बोरा बरछल्ला से। तो ये है मेन कैंडिडेट्स असम से। और असम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से हमारी टीम भी मौजूद है, हम अल्पसंख्यक की बात करें, बहुसंख्यक की बात करें, पोलराइजेशन जो वोट का होता है उसकी लाख दुहाइयाँ दे दें, लेकिन वहाँ पर हर किसी समुदाय, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, उसकी ज़ुबान पर हमें अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम दिखा है। हिमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल, आप उनको मतलब मुझे तो ऐसा लगता है शिवांगी, उनमें और योगी आदित्यनाथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है बीजेपी ने दोनों को, जिस तरीके से दोनों के बोलने का अंदाज है, जिस तरीके से दोनों अपनी बातें रखते हैं और विपक्ष को नहीं सोचते समझते, विपक्ष को बिल्कुल खरा खरा सुना देते हैं। दो टूक होती है उनको उनकी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, और बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता जब वेस्ट बंगाल भी गए थे, जैसे ही असम का इलेक्शन खत्म हुआ 9 तारीख को, वेस्ट बंगाल में उन्होंने तमाम जनसभाएं की, 25 से 30 जनसभाएं उनके नाम हैं। उसमें जो तेवर थे वो योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल अलग दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट मैचिंग ही थे। और हिमंता ने एक और अच्छा काम किया है, जो एसमीज प्राइड है, कहते हैं कि एसमीज अस्मिता है, उसको उन्होंने हिंदुत्व से ऐसे जोड़ा है कि लोग अपना एसमीज होने में और नेशनलिस्ट होने में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ अलाइन कर दिया है लोगों को। तो ये ही शायद कहीं ना कहीं उन्हें जीत का रास्ता भी दिखाएगा। अब वहीं आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल में अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो एक तरफ से ना वहाँ पे पेंडुलम चलता है। अगर एक बार एलडीएफ की सरकार बनती तो दूसरी बार यूडीएफ की। हालांकि 2021 में पिनराई विजयन ने ये पेंडुलम रोक के, पेंडुलम का जो चलने का ऑसिलेशन होता है उसको तोड़ के दोबारा सरकार बनाई और इतिहास रच दिया। इस बार हालांकि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि यूडीएफ वापस आ सकती है, तो कहीं ना कहीं पिनराई मॉडल से शायद लोग नाराज हो सकते हैं, जिस वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी रुझान आने में वक्त है, वोटिंग जो काउंटिंग है उस काउंटिंग होने में, शुरू होने में भी वक्त है, इसलिए हम आपको वही बता रहे हैं जो अभी तक एग्जिट पोल्स ने गेस किया है और शायद जो सारे फैक्टर्स रहे हैं। केरल की बात जैसे कि मैं करी थी, एलडीएफ यूडीएफ के बीच में हमेशा एक वॉर रही है। देखना होगा कि बीजेपी शशि थरूर बनेंगे, हो सकता है, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। अब क्योंकि एग्जिट पोल्स तो यही इशारा कर रही हैं कि यूडीएफ जीतेगी। पिनराई मॉडल कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। किड पॉलिटिक्स हुई थी कोविड के टाइम पे, उन्होंने किड बांटे थे, लेकिन अब शायद उसका इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, तभी शायद एग्जिट पोल्स में ऐसा दिख रहा है। तो ये रही वो तमाम स्टेट्स की बातें, वो तमाम जानकारी जो बहुत आपको बहुत बेसिक है, ये पता होनी ही चाहिए। और जिस तरीके से भारत एक ऐसा देश है, इलेक्शन कहीं